राजराधा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे ने केरला को करार दिया मिनी पाकिस्तान। राहुल व प्रियंका को वोट देने वालों को बताया दहशतगर्द। नीतीश राणे के मुतनाज़ बयान पर अपोजिशन का शदीद रद्दअमल। रियासती वजीर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वडेट्टीवार ने भीड़ में सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल की तहकीकात सीबीआई से कराने का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे ने केरला को मिनी पाकिस्तान करार देते हुए एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया, जिससे अपोजिशन की तरफ से सख्त रद्दअमल सामने आया है। पुणे जिले में एक रैली से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि केरला मिनी पाकिस्तान है, इसीलिए राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से मुंतखब हुए हैं। तमाम दहशतगर्द इन्हें वोट देते हैं, ये सच है। आप पूछ सकते हैं कि वो दहशतगर्दों को साथ लेकर MP बने हैं। तनाज़ा बढ़ते ही नीतीश राणे ने अपने बयान पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि वो सिर्फ केरला के हालात का पाकिस्तान से मुआवजा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि नीतीश राणे ने पहले भी मुतनाज़ बयान दिए हैं और उनके खिलाफ कई पुलिस स्टेशनों में FIR भी दर्ज है, लेकिन ऐसा लगता है कि कानून सबके लिए यकसा नहीं है। और ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ, म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून आता त्यांची बहीण निवडून येते ना, सगळे अतिरेकीच त्याला मतदान करतात। खरंच आहे, विचारा, ते काय अतिरेकींना धरूनच ते लोक खासदार झालेले आहेत। म्हणून आपल्याला सांगतो, देखिए केरल हमारे देश का भाग है, हमारे हिंदुस्तान में है, मगर वहां जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, वहां जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं, वहां जिस तरीके से हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, उस सिचुएशन को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। वही चीज मैंने अपने स्पीच के माध्यम से मैं कह रहा था कि जिस तरीके से हिंदूज को, उनको या तो आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, या तो आप हिंदू, या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। आप हिंदूज की संख्या या हिंदूज की नंबर देखिए कितने लो हो गए अभी केरला में। तो वही तो परिस्थिति पाकिस्तान में और हमारे देश में रह के अगर ऐसा कोई कर रहा होगा तो उसे हमको रोकना है। और वही मैं हमारे स्पीच के माध्यम से मैं कह रहा था और वही क्लियर कट मैसेज क्या दे रहा था कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में रह के, हमारे भारत में रह के आप हमारे हिंदू राष्ट्र में रह के इस तरीके से हिंदूज को टारगेट कर नहीं सकते। वही मैं मेरे माध्यम से। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमजद, नीतीश राणे के बिगड़े बोल फिर एक बार सुनाई दिए। इस बार इन्होंने केरला को निशाना बनाया है, राहुल गांधी और प्रियंका को भी साथ में लपेटे में लिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका और राहुल इसलिए जीतते हैं क्योंकि दहशतगर्द जो हैं वो इनको वोट देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा था कि जैसे कि नीतीश राणे जो है लगातार अपने भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन जो है लगता है कि इनके ऊपर FIR काफी ज्यादा दर्ज हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो नहीं होती। हालांकि कानून की बात आपने कही थी कि कानून जो है दोहरा रवैया क्यों इस्तेमाल करता है। वाकई में नीतीश राणे के मामले में ये लगता है कि कानून जो है दोहरा रवैया इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि नीतीश राणे की गिरफ्तारी जो है वो अभी तक नहीं हुई। हालांकि उनकी जो हेट स्पीच है महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग इलाकों में उन्होंने लगातार जो हेट स्पीच है वो देते हुए नजर आए थे। चुनाव से पहले भी उन्होंने, अगर बात करें तो नीतीश राणे के तमाम हेट स्पीच के जो वीडियो थे वो वायरल होते हुए नजर आ रहे थे। और नीतीश राणे की सियासत ही खुद उन्होंने अपनी सियासत को इसी तरीके से बना लिया। और बीजेपी के तमाम जो नेता है, जो बड़ा नेता बनना चाहता है, वो कहीं ना कहीं वो एक समुदाय को टारगेट करके कहीं ना कहीं वो बड़ा नेता बनना चाहता है। उन्हें ये पता है कि राजनीति और सियासत जो है, अगर एक लोगों को जो टारगेट करेंगे तो लोग जो है वो विकास की बातें नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं जो एक माइनॉरिटी के तबके को जो है वो दबाने की बात करेंगे तो लोग जो है उसकी वजह से ही जो हमें वोट देंगे। तो लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं ये लगातार प्रयास करते हैं कि जो माइनॉरिटीज है उनको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है बयानबाजी की जाए। नीतीश राणे की अगर बात करें तो नीतीश राणे के जो इलाका है कोकण से, वो
विधायक जीत के आते हैं। वहां पर अगर बात कर ले तो काफी डेवलपमेंट का भी इलाका है, बहुत सारे पिछड़े इलाके भी हैं वहां पर। लेकिन वहां पर अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की राजनीति करते हुए नजर नहीं आते। लगातार हम ये देख रहे हैं तकरीबन 1 सालों से नीतीश राणे के जो बयान आ रहे हैं लगातार हेड स्पीच के जरिए वो है अपनी सियासत को चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका टारगेट यही है, आज उन्होंने केरला के ऊपर उन्होंने बयान दिया कि कहीं ना कहीं जो केरला है, केरला जो है मिनी पाकिस्तान है, जिसको लेके अगर बात कर ले तो उनके ऊपर जो है एफआईआर जो है वो दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष के जो नेता है और प्रियंका गांधी है दोनों के ऊपर जो है वो हमला करते हुए अमजद, क्या अभी तक कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है अपोजिशन की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट जो है जो कांग्रेस के 2 बड़े लीडर है उनको टारगेट किया है, तो क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है अभी कांग्रेस की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से? नहीं, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। महाराष्ट्र के अंदर अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हालांकि वो बयान से पलटते हुए भी नजर आए। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं का जो है वो रिएक्शन जरूर नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि कहीं ना कहीं नीतीश राणे को जो है वो जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन अभी तक का कोई एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई है। हम नीतीश राणे को लगातार देख रहे हैं कि नीतीश राणे जो है लगातार इस तरीके के जो बयानात है वो देते हुए नजर आते हैं। और उनका कहीं ना कहीं एक ही टारगेट होता है कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज जो है उनको कहीं ना कहीं दबाया जाए। और कहीं वो अगर बात कर ले उन्होंने बात साफ तौर पे ये कही कि यहाँ पर जो है अगर सरकार जो है उन्हीं की है, पिछले 10 सालों से जो है एनडीए की सरकार है, महायुति की सरकार है, और तमाम चीजें जो हो रही है उनका साफ तौर पे ये कहना था कि वो जो बयान दिए है वो बयान इस नजरिए से दिए कि वहां पर जो है कन्वर्ज जो है काफी ज्यादा हो रहा है। तो सरकार तो बीजेपी की है, तो सरकार का कहीं ना कहीं ये फेलियर माना जाएगा। नीतीश राणे का बयान खुद ये बताता है कि वो अपनी सरकार के ऊपर ही कुछ ना कुछ सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बात करी है केरला के ताल्लुक से, तो कहीं ना कहीं एनडीए की जो सरकार है जो केंद्र के अंदर है, तो उस केंद्र की जो सरकार है उसके ऊपर कहीं ना कहीं नीतीश राणे जो है एक परचीन और एक सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है अमित शाह के हाथ में है, और तमाम चीजें अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसी कोई चीजें हो रही है और उन्होंने हिंदुस्तान के एक हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया, तो कहीं ना कहीं ये वाकई में एक बहुत बड़ा बयान है और इसे कहीं ना कहीं गंभीरता से लेना चाहिए बीजेपी को। बिल्कुल। एक चीज और अमजद जानना चाहूंगा कि मोहन भागवत का अगर आपको याद होगा तो एक बयान आया था कि सस्ती शोहरत के लिए या नेता बनने के लिए, हिंदू का लीडर बनने के लिए कुछ लोग इस तरह के बयानात दे रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ही उनका बयान आया, तो क्या इस बयान को भी उसी पस मंजर में देखा जा सकता है कि एक हिंदू लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर बात कर ले, हमने इलेक्शन के टाइम पार्लियामेंट के इलेक्शन के टाइम देखा था कि बीजेपी नड्डा का किस तरीके से बयान आया, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, और आरएसएस भी ये भली बात जान रहा है, क्योंकि एक हिंदू संगठन जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आरएसएस का कैडर माना जाता था, लेकिन वो आरएसएस का कैडर जो है दिन ब दिन छिड़कता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार जो हिंदुत्व की बात करने वाले नए नए लीडर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ये चाह रहे कि उनका चेहरा और उनकी छवि जो है वो बनती हुई नजर आए। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि आरएसएस को दरकिनार करने के लिए और आरएसएस को किनारे करने के लिए ये लगातार बयानात नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम पहले ये देखते थे जब भी कभी हिंदुत्व की बात होती तो आरएसएस जो है काफी ज्यादा मुखर के बात करता था, तो आरएसएस के प्रवक्ता जो थे वो काफी ज्यादा मुखर के बात करते थे। लेकिन अब ये पिछले हम 5 सालों से देख रहे हैं, उसके बाद जेपी नड्डा के बयान को देख लेंगे आप, तो तमाम तरीके के जो आरएसएस है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहा है। क्योंकि आरएसएस जो है बीजेपी के संगठन की बात करें तो बीजेपी संगठन के अंदर आरएसएस जो है काफी ज्यादा अपना वर्चस्व रखता था। अगर बात कर ले तो अभी तक अगर अध्यक्ष पद की बात कर ले तो अध्यक्ष पद अभी तक इसी के लिए बीजेपी का नहीं बन पाया, क्योंकि आरएसएस चाहता है कि जो अध्यक्ष पद है इस वक्त जो है वो आरएसएस का कोई बंदा बैठे और जो संगठन का काम है वो आरएसएस पूरा संभाले। तो इसकी जो लड़ाई है वो आने वाले वक्त के अंदर और ज्यादा नजर आएगी, और इसी के लिए जो है बयानात जो है लगातार दिए जा रहे हैं। तो हेड स्पीच जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और लोग कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए इस तरीके के जो बयानात है वो लगातार देते हुए नजर आते हैं। चलिए अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर अतुल पाटिल ने महाराष्ट्र के वजीर और बीजेपी लीडर नीतीश राणे के बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने वजीर आला से सवाल किया है कि क्या वो नीतीश राणे जैसे लीडरों को अपनी काबीना में बरकरार रखेंगे। नीतीश राणे से और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, उनको इसी के लिए चुना गया है। लेकिन मैं एक सवाल नरेंद्र मोदी जी से और देवेंद्र फडणवीस जी से पूछना चाहता हूं। जो व्यक्ति आज मंत्री है उसने इस देश के एकात्मता और अखंडता की कसम खाई है संविधान की, और उसके बाद अपने ही देश के एक प्रदेश को वो पाकिस्तान कहते हैं, और वहां के जिन्होंने मतदान किया है लोगों को, नागरिकों को टेररिस्ट कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार भी है? ये हमारा सवाल है आपसे, क्योंकि नीतीश राणे तो सुबह से उठकर शाम तक धर्मांधता ही फैलाते हैं।
और आज महाराष्ट्र की अवस्था ऐसी है कि सरकार की ही एक रिपोर्ट कहती है कि व्यक्तिगत खर्चा जो है, कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन जो है, वो अभी बीजेपी शासित राज्यों में सबसे कम है। और चूंकि महाराष्ट्र पिछले 7.5-8 साल से बीजेपी के शासनकाल में है, महाराष्ट्र भी आज उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी अवस्था हो चुकी है। जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल की तहकीकात को मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई के हवाले किया जाना चाहिए। इन्होंने देशमुख के कत्ल के मुलजिम वाल्मीकि कराड़ की गिरफ्तारी में ताखिर पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के असेंबली में मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के वादों के बावजूद कराड़ की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ज्या खुनाचा गुन्हा जो घडला त्यामध्ये तुम्हाला हिंदीत पाहिजे का? सॉरी, नहीं, अभी जो सेशन हुआ था उस सेशन में सरकार ने यही कहा था, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम कार्रवाई सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। फिर हाथ अभी सरकार क्यों पीछे हट रही है? अभी तक 3 आरोपी जो फरार थे वो भी नहीं मिल रहे। इनका मेन जो सस्पेक्ट मेन आरोपी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। केवल आप जमीन, वो उनके लैंड प्रॉपर्टी जब्त करने की बात करें, उससे क्या फायदा है? वो तो चोरी से कमाई है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके पीछे हमारी स्पष्ट मांग है कि अगर पुलिस चाहे तो तुरंत कार्रवाई कर सकती है, और इसके लिए इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल वो लोग इन्वॉल्व होने की वजह से, बड़े बड़े मंत्री से लेकर इसमें प्रेशर देने से ये कार्रवाई को जो स्पीड मिलनी चाहिए थी, कार्रवाई जिस गति से होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। एनसीपी एसपी के एमएलए और एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन जितेंद्र औहाड़ ने एनसीपी के अजीत पवार धड़े से वाबस्ता एक लीडर रूपाली थोम्बरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसने मुबैना तौर पर उनके और एनसीपी के हामी शिवराज बंगर के दरमियान मनगढ़ंत व्हाट्सएप चैट को गर्दिश करने का इल्जाम लगाया। चैट जो वायरल हुई थी, दावा किया गया था कि थोम्बरे ने सोशल मीडिया पर इसे गलत तरीके से पेश किया है। इनको मैं ना कभी इनसे बात किया हूं, ना कभी इनसे बोला हूं। ये अच्छी वकील है ऐसा मैंने सुना है, सुनते आ रहा हूं। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, पहले खबर तो कर लेती, जांच तो कर लेती, पता तो करवा लेती ये कहां से आया है। फॉरवर्ड कोई भी व्हाट्सएप मैसेज करना ये कानूनन गुनाह है। और जिस तरीके से मैंने वो पकड़वा के दिया है कि मेरा फोटो जो लगाया वो मेरा डीपी नहीं है। मैं एप्पल यूज करता हूं, मैं एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करता हूं। ऐसी 2-3 चीजें जो फोन के बारे में है, उससे साफ होता है कि जो चैट है वो मैनेज्ड चैट है। और मैं मराठी में चैटिंग नहीं करता हूं किसी से, मैं चैटिंग इंग्लिश में करता हूं, क्योंकि मराठी लिखने में मुझे दिक्कत आती है कि इंग्लिश में फिर वो मराठी खोलो, फिर वो मराठी का बिठा, उस पर अपना इंग्लिश चालू रहता है, वो इंग्लिश में ही मराठी भेज देते। जो आम आदमी करता है वो मैं करता हूं। तो इन सब चीजों को देख के वो झूठा है, इसके बारे में लोग। महाराष्ट्र में जल्द ही बलदियाती इंतखाबात होने वाले इलेक्शन के हवाले से तमाम पार्टियां इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग की, जिसमें पार्टी के रियासती सदर और एमएलए जयंत राव पाटिल, कौमी कारगुजार सदर एमपी सुप्रिया सुले और एमपी अमोल कोले ने शिरकत की। मुंबई डिवीजनल रीजनल एग्जीक्यूटिव की एक अहम मीटिंग आइंदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पस मंज़र में और तंजीम को मजबूत बनाने के लिए मुनक्किद हुई। शिवसेना यूपीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने इशारा दिया है कि उनकी पार्टी उद्धव ठाकरे की क़यादत में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ इत्तेहाद किए बगैर आइंदा मुंबई बलदियाती इंतखाबात अकेले लड़ सकती है। दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र के शिवसैनिकों की तरफ से पार्टी हाईकमान को जो मशवरा आ रहा है वो ये है कि हमें अकेले इलेक्शन लड़ना चाहिए। देखिए, कई प्रकार के चुनाव होते हैं। देश का चुनाव होता है, राज्य का होता है, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं। देश के चुनाव में मिलजुल कर सब लड़ लेते हैं, विधानसभा में भी लड़, लेकिन जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें कार्यकर्ताओं की बहुत सारी उत्साह होती है चुनाव लड़ने की। उसमें गठबंधन कभी कभी होता है, लोग मानते नहीं, और कभी कभी करते नहीं। पूरे महाराष्ट्र से शिवसैनिकों के जो राय आ रही, जो सलाह आ रही है पार्टी हाईकमान को कि हमें अकेला लड़ना चाहिए,
अकेले लड़के हमें दो चीजों का फायदा होता है कि एक तो हमारे पूरे हर जगह हमारे कार्यकर्ता जोश में आ जाते हैं, हर जगह हमारा संगठन खड़ा हो जाता है, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है। महानगर पालिका मुंबई हो गई, थाने हो गई, कल्याण, डोंबिवली, बहुत सारे, उल्लासनगर, नई मुंबई, हर जगह हमारे कार्यकर्ता इस समय यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें अकेले लड़ना चाहिए, हम अकेले लड़ेंगे, जीत हार के बाद देखेंगे किससे गठबंधन करना है नहीं करना है, वो पार्टी का है, बट लड़ना चाहिए अकेले, ये कार्यकर्ताओं की मांग है। तो जो भी पार्टी चलती हो कार्यकर्ताओं से चलती, अगर कार्यकर्ताओं की मांग है कि हमें अकेले लड़ना चाहिए तो बिल्कुल लड़ना चाहिए, और अकेले लड़के जीतना चाहिए, बीजेपी को हराना चाहिए, और भगवा लहराना चाहिए महानगर पालिका पे। और शिवसेना और मुंबई का तो बहुत पुराना नाता है, तो मुंबईकरों की भी इच्छा है कि शिवसेना को एक हाथी सत्ता हम अगर देना चाहते हैं तो शिवसेना अकेले लड़े। शिवसेना के साबिक रुकने पार्लियामेंट सतीश प्रधान चल बसे। वो 84 साल के थे। सतीश प्रधान ने थाने शहर की तरक्की के साथ साथ शिवसेना की तंजीमी ताकत में भी बहुत ताउन किया। सतीश प्रधान थाने शहर के पहले मेयर थे। महाराष्ट्र के नए वज़ीर-ए-आला व शिवसेना सरबराह एकनाथ शिंदे ने सतीश प्रधान का आखिरी दीदार किया, इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। महाराष्ट्र के वजीर अदिति तटकरे ने अजमेर पहुंचकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर पेश की। इस मौके पर अदिति तटकरे ने कहा कि इन्हें हमेशा यहां आकर बहुत सुकून मिलता है। तटकरे ने कहा कि उर्स के मौके पर वो यहां आई हैं और इन्होंने महाराष्ट्र की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की है। मुझे बेहद खुशी है, यहाँ पे आके हमेशा एक अलग सुकून मिलता है। पिछली बार परिवार के साथ भी काफ़ी बार यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन अभी के फ़िलहाल के चुनाव के बाद पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला और बहुत बेहद खुशी है मुझे कि आज उर्स के मौके पे मुझे यहाँ पे आने का जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और मैं दुआ करती हूँ कि हमारे राज्य में जो हमारी नई सरकार अभी आई है, इस सरकार के हमारे पूरे टेन्योर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो क्षेत्र है महाराष्ट्र राज्य। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने मालेगांव का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वोट जिहाद के बाद मालेगांव अब रोहिंग्या मुसलमानों की पनाहगाह बन गया है। यही वजह है कि वो मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तहसीलदार से मालूमात हासिल करने पहुंचे हैं। देश में हिंदुस्तान में एक वोट जिहाद का केंद्र बन चुका है। वोट जिहाद का पैसा यहां से देश भर जाता है। अब दूसरी एक बात का खुलासा मैं आज करने वाला हूं। मेरे पास जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंसेस है कि रोहिंग्या मुस्लिम को एक आश्रय स्थान ये मालेगांव बनता जा रहा है। इस संदर्भ में आज दिन भर में जिलाधिकारी, तहसीलदार, महापालिका आयुक्त से बात होगी और दोपहर को इस संबंध में मैं अधिकृत डॉक्यूमेंट देश के सामने रखूंगा। बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें कुछ सामान्य लोग भी, उनका भी नुकसान हो रहा है, लेकिन बड़े प्रमाण में जो भ्रष्ट अधिकारी है, पॉलिटिशियंस है, जो गैंगस्टर्स है, माफिया है, ड्रग माफिया है, ये ब्लैक का व्हाइट करने के लिए। रज़ा एकेडमी मुंबई के बानी मोहम्मद सईद नूरी ने नए साल के तकरीबात के हवाले से मीडिया से बात की और कहा कि शरीयत में जो चीज़ मना है मुसलमानों को उससे बचना चाहिए। जो उलमा बयान करते हैं वो मसला बताते हैं। पहले तो ये समझें कि वो फतवा जो है वो पहले से दिया जा चुका होता है और उसको मसले को वाज़े करते हैं, बताते हैं। तो वो मसला उन्होंने बताया है, कोई फतवा नहीं दिया है जिसने भी ये बयान दिया हो। दूसरी बात ये है कि वही चीज़ें मना की जाती हैं जो 31 के अलावा भी नाजायज़ और हराम हैं। शराब है, मर्द औरत एक साथ शराब पीते हैं, मर्द औरत एक साथ घूमते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं और तूफ़ान बदतमीज़ी करते हैं। तो ये 31 हो या 1 जनवरी हो या कोई तारीख हो, हमेशा जो चीज़ मना है 31 को इसलिए फोकस किया जाता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा लोग ये काम करते हैं, तो मना किया जाता है और मुसलमानों को कि ये तुम्हारी शरीयत में ये तमाम चीज़ें मना हैं, लिहाजा तुम इससे दूर रहो और शरीयत की पाबंदी करो। साल नौ तकरीबात के ज़िम्न में महाराष्ट्र में सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुंबई में लोग जश्न मनाने के लिए मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह जैसी जगहों पर जमा होते हैं और CSMT चर्च
गेट का रास्ता अख्तियार करते हैं। हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमन और ज़ब्त का कोई मसला पैदा ना हो। सभी जानते हैं कि 2024 साल गुजर रहा है और 2025 का स्वागत करने के लिए पूरा भारतवर्ष तैयार है। इस वक्त ये देखा गया है कि क्रिसमस की छुट्टियां होती है और नए साल के स्वागत के लिए बहुत सारे लोग मुंबई जैसे शहरों में आते हैं और मुंबई के उपनगरों में और मुंबई के एमएमआरडी रीजन के भी जो लोग हैं वो भी मुंबई शहर में बहुत बड़ी तादाद में साउथ मुंबई की तरफ आते हैं। स्पेशली आप देखोगे तो मरीन ड्राइव पूरी तरह से भर जाता है। इवन गेटवे ऑफ इंडिया, कुलाबा, ये जो है यहाँ पे एक बहुत मतलब फेस्टिव एटमॉस्फेयर होता है। आजकल अपने अपने अपार्टमेंट्स में तो लोग सेलिब्रेट करते ही है, लेकिन बहुत लोगों को एक अट्रैक्शन रहता है कि साउथ मुंबई में और उस माहौल में जहाँ पे मरीन ड्राइव जैसे या गेटवे ऑफ इंडिया जैसे माहौल में जाके सेलिब्रेट करें। तो ये मुंबई पुलिस ऑफिसर राजेश पांडे अपनी खिदमत से सुबकदोश हो रहे हैं। राजेश पांडे ने बच्चों के अगवा के 3000 से ज्यादा केसों की तहकीकात में अहम किरदार अदा किया है। मैं 1993 में पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ। 31/12/2024 को रिटायर हो जाऊंगा। इस दरमियान मैं ये कहूंगा कि मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, उनका अनुभव, और मैं बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ नौकरी किया 10 साल तक। और पुलिस स्टेशन में जो है 2008 से लेके आज तक पुलिस स्टेशन का जो अनुभव है, पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन में अनुभव होता है। और मिसिंग स्पेशल, ये मिसिंग का काम मैं 2011 से कर रहा हूँ और आज तक कर रहा हूँ। और ये भी मेरी तमन्ना है कि रिटायर होने के बाद भी जो भी मुझसे मदद मांगेगा उसको मैं मिसिंग के या कोई भी मैं जो जानकारी होगी मैं उनको मदद करूंगा, मरते दम तक करूंगा। और मैं कई नौकरियां ऐसा देख चुका हूं। मैं आपसे कहा कि पुलिस से पहले मैं कोरियर सर्विस में काम करता था, कपड़े की दुकान पे करता था, मैं कम उम्र में नौकरी करता था। जलगांव के MIDC में बीती शब जबरदस्त आग लग गई। कारपेट कंपनी में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। इस दौरान बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। मुकामी लोगों के मुताबिक कंपनी में गैस सिलेंडर फटने की आवाज भी सुनाई दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।